हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और हम देख रहे हैं फ्रेंड, बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। आपको पता है ये 30 नंबर का आपके पेपर में आता है फ्रेंड। और चाहे पेपर 1 हो या फिर 2 हो, तो दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन है। और आपको पता ही होगा कि मैंने यूथ कंपटीशन की बुक 2024 से लेकर 2025 तक जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और ज्वाइन कीजिए क्लास को। और यूथ कंपटीशन की ही बुक और प्लस घटना चक्र की बुक, दोनों को मिक्सअप करके मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जीके जीएस की भी एक क्लास डेली आती है आपके लिए। आप देखते होंगे या नहीं देखते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में सभी का स्वागत है। तो और मैं एक बार फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं कि ये क्लास आपकी पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 2 के लिए भी। 1 के लिए यानी आप 9 से लेकर 10 तक का जो आपका माध्यमिक पेपर है, और उच्च माध्यमिक जो है पेपर 2 कक्षा 11 से 12। तो इसको आप याद रखेंगे। ये दोनों ही पेपर अगर कोई भी डाले हैं तो ये मत सोचे कि पेपर 1 में नहीं आएगा, 2 में आएगा। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आई होप आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा, रीड किया होगा। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। और एक बार मैं शुरुआत में ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें डियर, ठीक है, जिससे मेरा भी थोड़ा सा पेशेंस बना रहे, मनोबल संतुलित रहे, ठीक है। चलिए देखिए, क्रिया आधारित अधिगम है श्रुत लेखन से, अभ्यास से, करके या फिर स्मरण से। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब काम होता है फ्रेंड, कार्य होता है। तो जब कोई चीज़ हम करके सीखते हैं तो उसमें अधिगम हमारा कैसा होता है? बेहतर होता है। और मान लीजिए अभी यहाँ पे तो चाइल्ड की बात है, लेकिन अगर बड़े भी करके सीख रहे हैं, छोटों की तो बात ही अलग है। और छोटे जल्दी करके सीख लेते हैं, बड़े भी अगर करके सीख रहे हैं या छोटे भी करके सीख रहे हैं तो ये बहुत बेहतर, बहुत एक्टिव माइंड होता है उनका, बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, करके सीखना। क्रिया आधारित अधिगम क्या है? करके सीखना। नेक्स्ट देखिए, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है तो स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, अंतः आश्रित चर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अधिगम प्रक्रिया में फ्रेंड शिक्षार्थी जो होता है ना, ये क्या होता है? आश्रित चर होता है। ये डिपेंडेंट होता है। किस पर होता है? तो ये शिक्षक पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षार्थी, तो ठीक है, ये आपका मान लीजिए आप डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक कौन सा चर होता है, तो ये स्वतंत्र होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत बताना है। मानव अनुभव है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, या फिर समाज शास्त्र है। तो शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत जो है फ्रेंड क्या है? ये मानव अनुभव है, ठीक है। मानव का जो अनुभव होता है वही क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत होता है। क्योंकि मानव जो कुछ करके अनुभव के द्वारा सीखता है, ठीक है, और उसी के द्वारा वो हमें शिक्षा का उद्देश्य देता है, एजुकेट करता है, ठीक है। क्योंकि जब एक शिक्षक शिक्षार्थी को कुछ नॉलेज दे रहा होता है तो ज़रूर उसको कहीं ना कहीं कुछ अनुभव होगा, उसने किया होगा, उसने सीखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य अमूर्त अवबोध सम्मिलित करता है, मापन में कठिन प्रशंसा सम्मिलित करता है, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें होती है उद्देश्य के थ्रू। एक तो अमूर्त अवबोध को सम्मिलित करता है, तो बिल्कुल अमूर्त अवबोध का मतलब होता है कि एक तो हम जैसे कोई चीज़ देखते हैं तब उसको माइंड मैपिंग करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कल्पनाओं के थ्रू, अमूर्त के थ्रू देखते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने बता दिया हमको कि फला का डिजाइन ऐसा है, तो उसकी कल्पना हम अपने माइंड में कर लिए कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, तो उसे ही अमूर्त कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। और मापन में कठिन प्रशंसा सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है।
तो विषय वस्तु का चयन करने में है, या विधि का चयन करने में है, या फिर उद्देश्य का चयन करने में है, या फिर मूल्यांकन का प्रक्रिया में है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में किस लिए होता है? तो उद्देश्य के चयन में होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक शिक्षण है, निगमन है, सम्मिश्रित है, खेल आधारित है, या फिर प्रयोगात्मक है। तो पारंपरिक शिक्षण जो परंपरा से चलती आ रही है फ्रेंड, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा आगमन निगमन, ठीक है। निगमन का मतलब पहले नियम फिर उदाहरण, और आगमन का मतलब होता है एक तो थोड़ा सा आपको आ रहा होता है। देखिए हम सरल भाषा में समझा रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा डीपली समझाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सरल भाषा में इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा समझना और इजली समझना, वही चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। अगर एक क्वेश्चन पर आपको हम 50 बातें बता दें तो उसमें से शायद ही एक बातें आपको याद रहेंगी फ्रेंड, वरना स्किप हो जाती हैं। ये तो आप हो सकता है अनुभव किए हों, फील किए हों। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है एक प्रश्न पर आप 1 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन उस बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो कम पढ़ो, काम का पढ़ो, और जो ईजिली आपको समझ में आए। तो इसमें पारंपरिक शिक्षण जो होता है ना, जो परंपरा से चला आ रहा हो, ठीक है। जैसे जैसे जो ये पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक के विषय के निकट रहकर शिक्षा प्रदान करना, तो ये तो पारंपरिक है, परंपराओं से चलती आ रही है। पहले भी यही होता था। जो विद्यार्थी जीवन होता था वो गुरुकुल में या फिर कहीं भी किसी गुरु के माध्यम से होता था, ठीक है। अकेले तो नहीं कोई पढ़ सकता था, पहले भी और आज भी। तो ये आप समझ गए। और प्रक्रिया में शिक्षक को छात्रों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा एक ही समय में एक साथ सभी छात्रों का एक स्थान पर एकत्रित होना पड़ता है। यह पारंपरिक शिक्षण का निगमनात्मक शिक्षण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है वाद विवाद एवं विचार विमर्श, दलगत कार्य, व्याख्यान, या फिर स्व अध्ययन। तो वाद विवाद, संवाद या विचार विमर्श, ये तो होता ही है, लेकिन इसमें आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में सबसे रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा है आपका। तो दलगत कार्य भी है, ठीक है, उपयोगी है। और स्व अध्ययन तो वेरी मस्ट होता है, क्योंकि कोई कितना भी पढ़ा दे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, उसको सेल्फ माइंड में कॉन्शियस रूप में नहीं लाते हैं, तब तक कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगा, कोई कितना भी पढ़ा दे, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे जो मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं और वो कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास स्व अध्ययन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात तो समझ गए आप, क्योंकि कोई कुछ बता रहा है तो ठीक है, वो बता दिया आप समझ गए, लेकिन आप उसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको फिर से समझने, खुद से अपने जीवन में समझने की कोशिश नहीं करेंगे, या करके सीखिए, प्रैक्टिस करिए, जैसे भी आपका जो हिसाब किताब हो पढ़ाई का। और दलगत कार्य का मतलब होता है समूह में कार्य, ठीक है। तो अधिक संख्या वाली कक्षा में, अब ये अधिक कक्षा जो संख्या वाली कक्षा में है, इसमें समूहगत कार्य नहीं दे सकते हैं आप, या देंगे भी तो कभी कभी देंगे, तो ये डेली नहीं हो सकता है। और वाद विवाद, विचार विमर्श, ये तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑप्शन प्रश्न में पूछ लिया अधिक संख्या वाली कक्षा में, तो आप देख रहे होंगे जो हायर एजुकेशन होता है, तो मैं 5 से लेकर 8 तक ज़्यादा की बात नहीं कर रही, या 6 to 8 की बात नहीं कर रही, मैं अपर क्लास की बात कर रही हूँ। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस रूप में समझाते हैं टीचर? आपको व्याख्यान के रूप में समझाते हैं, ठीक है। लेक्चर मेथड देते हैं, लेक्चर, लेकिन ये नीचे की क्लास के लिए लाभदायक नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। तो जब भाई अधिक संख्या रहेगी तो लेक्चर देना ही पड़ेगा, एक एक पर तो नहीं सॉल्व किया जा सकता। तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। शिक्षण का लक्ष्य है सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना,
अंतर्निर्विष्ट करना या फिर व्यवहार में वांछित बदलाव। ठीक है, तो शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो शिक्षण का लक्ष्य फ्रेंड व्यवहार में वांछित बदलाव करना। ठीक है, वांछित का मतलब एक योग्यतापूर्ण व्यवहार में बदलाव करना, अनवांछित नहीं, आक्रामक नहीं। ठीक है, अनुरूप। शिक्षण का लक्ष्य शिक्षण के अनुरूप बदलाव लाना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की पेस्टालॉजी ने की, फ्रोवेल ने की, मॉन्टेसरी ने की या फिर डीवी ने की? तो फ्रेंड बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मॉन्टेसरी ने की। ठीक है, और ये बाल गृह पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना मॉन्टेसरी ने कब की? तो ये 6 जनवरी 1907 को सेंट लॉरेंजो, ठीक है, सेंट लॉरेंजो नामक स्थान पर बालगृह नाम से की। इसमें बालकों को बड़ा लाभ हुआ और मॉन्टेसरी पद्धति में पढ़ने का प्रचार होने लगा। मॉन्टेसरी विधि के उपयोग में पिछड़े बालकों ने आश्चर्य ढंग से प्रगति की। आगे चलते हैं। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है। तो ये मेरिल मॉडल है या ADDIE मॉडल है, ब्लूम मॉडल है या फिर गैगने मॉडल है? तो विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, ये क्या है फ्रेंड? ADDIE मॉडल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये जो ADDIE मॉडल ई लर्निंग पाठ्यक्रम बनाने के लिए, निर्देशात्मक डिजाइनों के लिए, पुनरावृत्ति और गतिशील लचीली दिशा निर्देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसको भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि ADDIE मॉडल किस लिए होता है अगर पूछा जाए तो। ये एक तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए होता है, पाठ्यक्रम में निर्देश, डिजाइनरों के लिए, पुनरावृत्ति के लिए, गतिशील और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और एक सही डायरेक्शन देने का क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है। आगे चलते हैं। किसी आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे दे देता है बुक में, पजल्स भी सॉल्व करने को दे देता है। ठीक है, तो कई बार पहेलियों के माध्यम से तो पूछा गया है। ये सब जो है किस वर्ष के बच्चों के लिए होता है फ्रेंड? 7 वर्ष के, 12 वर्ष के, 1 वर्ष के या फिर 3 वर्ष के? तो 7 वर्ष की आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें खेल, जिन शब्दों में खेल शामिल हो। तो आप जानते हैं 7 से 11 ये जो विकास का माध्यम होता है, बच्चों के दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है इसमें बहुत तेज़ी से होता है। और ऐसा मानना है, मनोवैज्ञानिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है कि 11 वर्ष तक बच्चों के दिमाग का 90% विकास हो चुका होता है। ठीक है, तो ऐसे में चाहे उनको पहेली दे दो, पजल दे दो, तो इन सब में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आगे देखेंगे। कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। केस अध्ययन अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवाद दृष्टिकोण से या आनुवांशिक कारकों के पर्याप्त महत्व न देने पर? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नारीवाद दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखेंगे, शैशवावस्था में सामाजिकरण डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो माध्यमिक, तृतीयक, तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक या फिर माध्यमिक प्राथमिक? ठीक है, तो शैशवावस्था में जो सामाजिकरण होता है फ्रेंड प्राथमिक, तो पहले होता है। ठीक है, पहले होता है तो प्राथमिक। ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था में जो सामाजिकरण की संस्था होती है वो होती है माध्यम। ठीक है, तो माध्यमिक रूप से। ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर।
अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति या सभी? तो फ्रेंड सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उपचार होना चाहिए, कोई समस्या है तो उसका निदान होना चाहिए, प्रतिपूर्ति भी होनी चाहिए, मतलब प्रतिपूर्ति का क्या मतलब, फीडबैक भी मिलना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं हैं। मानव कौशल से संबंध, प्रकरण क्षमता और शिक्षण विधियों में विशेषज्ञता, संचार कौशल आदि। ठीक है, आगे देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है: छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूल करना, कक्ष में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, या कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, या सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर होता है क्योंकि सीखने के कार्य में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक प्रभावी रूप से शिक्षक ही नहीं तैयार होगा तब तक वो सिखा नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड दोनों में मदद करती है। सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय है फ्रेंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। और इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड? तो 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 में पारित करके की गई, और इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक, कलात्मक, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये वैज्ञानिक है। शिक्षक को दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। वह एक महान देशभक्त है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा मंडित किया जाता है क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उचित मूल्यों से अवगत कराते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चे उचित मूल्यों से अवगत हो जाएंगे, ठीक है, तो वो ये सारे गुण तो अपने आप आ जाएंगे कि वे देशभक्त हो जाएंगे, या जो भी उनके अंदर शिष्टता आनी है वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, या फिर सहभागी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सहायक के रूप में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक अक्षय मूल्यांकन में होता है, क्या होता है? तो व्यक्ति निष्ठता होती है, या फिर वैधता होती है, पक्षपात होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है फ्रेंड? एक तो सबसे पहली बात है विश्वसनीयता होती है, फिर वस्तुनिष्ठता भी होती है, या फिर आप वस्तुनिष्ठता कहें चाहे व्यक्ति निष्ठता, बात एक ही है, और नियोजन होता है, प्रायोज्यता होती है, लेकिन पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, पक्षपात नहीं होता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये तीनों चीज़ें तो होती है लेकिन पक्षपात नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखना था नहीं होता है, नहीं होता है, तब ये क्वेश्चन राइट होता, ऑप्शन सी राइट होता। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, संकल्पनात्मक या फिर CCE। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वाद विवाद। भाई अगर बच्चे केवल वाद विवाद ही करते रहेंगे तो फिर वो उलझे ही रहेंगे, मूल्यांकन कैसे होगा? आगे देखिए, मूल्यांकन संबंधित है विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से या उपरोक्त सभी से। तो मूल्यांकन फ्रेंड सभी से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है? या छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, या अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, या शिक्षकों के वृत्ति विकास से संबंधित है, या पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, या शिक्षकों के वर्तिक विकास से संबंधित है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें नहीं है पूछा गया ना, तो इसलिए विकल्प सी सही होगा, क्योंकि पाठचर्या की जो विशेषताएं हैं वो क्या होता है, सीखने को एकीकृत प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, शिक्षार्थियों के समग्र विकास का पोषण करता है, छात्र के अनुभव की समग्रता में सुधार, अध्ययन के कार्यक्रम की संरचना का परिचय होता है, जबकि शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम भाग्य है शिक्षण, पाठचर्या, वर्ग कक्षा या फिर समाज। तो पाठ्यक्रम फ्रेंड भाग है, किसका भाग है ये? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि पाठ्यक्रम का जो भाग होता है फ्रेंड कौन कौन सा होता है? एक तो पाठचर्या होता है, पाठचर्या जिसे आपने देखा अभी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पाठ वस्तु, पाठ वस्तु। और तीसरा क्या होता है फ्रेंड? तो तीसरा क्या होता है कि पाठ्यक्रम। तीसरा पाठ्यक्रम होता है। तो पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ वस्तु, जबकि शिक्षण, समाज, वर्ग कक्षा ये तो अलग ही मैटर है। तो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड, मोस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में या फिर 6 वर्गों में? तो मोस्लो ने मानव आवश्यकताओं को फ्रेंड 5 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और वे पांचों भाग कौन कौन से हैं? तो दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट, सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जीवित प्राणी का, लड़का केवल, लड़की केवल या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड आप सभी लगा सकते थे, आप तो सोच रहे हैं इसमें लड़कों की भी बात कही गई है, लड़कियों की भी, तो बिल्कुल ये सभी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे केवल लग गया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। तो सीखना फ्रेंड जीवित प्राणी के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता? तो पारंपरिक शिक्षण, या शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव या फिर जातिगत अनुभव? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, अदा नहीं करता जातिगत अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयामी शिक्षण सामग्री है, मॉडल, चार्ट, वस्तु, उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड आयामी शिक्षण सामग्री ये उपरोक्त सभी है। ठीक है, मॉडल भी है, चार्ट है, विषय वस्तु भी है। लेकिन अगर पूछ ले कि ये कैसा कौन किस प्रकार का आयामी है, तो याद रखेंगे ये सभी त्रिआयामी हैं, त्रिआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आपको लाइट दिख रहा होगा और बड़ा कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, हेड्स ऑन सीखना का अर्थ है, हेड्स ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना। इस तरह भी एक प्रकार का सीखना ही कहलाता है ये, करके सीखना, जो करके सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, अवलोकन करके सीखना और उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि हेड्स ऑन सीखना, सीखना तो ये सभी प्रकार का सीखना होता है, कोई पूछताछ के सीखता है, कोई देख के सीखता है, कोई करके सीखता है,
ये सारा सीखना के प्रकार है, लेकिन इसमें हैट्स के सीखने के प्रकार पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, करके सीखना। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। ये आपका जीके से क्वेश्चन है। आगे देखिए, तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कब कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक फ्रेंड रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कब कहा था? 1938 में हरिपुरा सेशन में कहा था। और किस टॉपिक पर कहा था? जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि भी दी थी। कहा ही नहीं था, उपाधि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कायल को, शिमला को, मनाली को या फिर खजियार को? तो फ्रेंड किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, खजियार को कहा जाता है। और ये भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है। और यह डलहौजी हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा सा शहर है, जो पर्यटकों के जंगली, झीली और प्राकृतिक खूबसूरती का एक अनूठा संयोजन है। नेक्स्ट देखिए, पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में एक है। पीई का अर्थ दर्शाता है, और ये क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र से है। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्यय के लिए लाभ या कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग, या कमाई के लिए लाभ या अनुमान के लिए अंतिम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कमाई की कीमत। ठीक है, मतलब प्राइस टू अर्निंग। नेक्स्ट देखिए, चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? बंगाल और बिहार, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु या फिर संयुक्त प्रांत। तो चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिहार और बंगाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आधिकारिक भाषा, भूमि सुधार, दल बदल विरोधी कानून या पंचायती राज। तो 10वीं अनुसूची दल बदल, मैंने बताया था आपको, द से 10वीं, द से दल बदल। ठीक है, तो देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूची और प्रावधान देखिए, तो इसमें आधिकारिक भाषाएं हैं। 9वीं में क्या दिया गया है? भूमि सुधार की बातें कही गई। और 10वीं तो दल बदल विरोधी कानून। और 11वीं जो है फ्रेंड, ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, वैसे ये सब क्वेश्चन तो आपको इजीली रट गए होंगे अगर आपने मेरा ये सेशन देखा होगा तो। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने 2-2, 3-3 बार उसमें रिपीट किए हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या मांसपेशियों की ऊर्जा। तो फ्रेंड क्रिकेट खेलता है तो ये हमारी बॉडी से संबंधित होगा। ठीक है, तो मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? तो पोत्री चावल, बोरा चावल, अरबोरिया चावल या फिर बोम्बा चावल। तो स्टिकी हो जाते हैं मतलब चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपने हो सकता है कभी घर में खाया भी हो, तो जो मोटा वाला चावल होता है फ्रेंड, ठीक है, जिसे कहते हैं बोरा चावल। तो ये जो चावल जब बनता है ना तो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है, अलग अलग खिलके नहीं पकता है, पकाने के बाद खिलके नहीं आता है ये। तो इसे क्या कहते हैं? बोरा चावल कहते हैं। और असम में ये बोरा चावल के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। और ये चिपचिपा चावल है जो ऑक्सी कारक से भरपूर है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत पाया जाता है, मतलब फैट भी बहुत होता है। ठीक है, तो दुबले पतले लोगों के लिए तो सही है, लेकिन बाकी लोग तो अवॉइड करते हैं इसे। आगे देखिए,
जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या फिर होते हैं प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा या यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। तो ईंधन को जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम पदार्थों के जलाने से ऊष्मा एवं प्रकाश की ऊर्जा प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब हम ईंधन जलाते हैं तो ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं तो ही हमें प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और मान लीजिए यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, ये तो यंत्रों से संबंधित है ना। आगे देखिए, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन, किस कथन को मतलब गलत कथन को चिन्हित करना है आपको, कौन सा कथन गलत है। तो वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। वे अपने शिकार को फ्रेंड कैसे खाते हैं, चबाकर खाते हैं। क्या इतने बड़े दांत होते हैं उनके। तो फ्रेंड सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, वे अपना शिकार जो होता है ना सीधे निकल जाते हैं। और अजगर भी एक सांप की वैरायटी है फ्रेंड, आपने देखा होगा अजगर निकल जाते हैं, देखा है कि नहीं पाइथन। तो सांप का भोजन फ्रेंड क्या होता है, मेढक होता है। अगर मान लीजिए पूछ लिया गया आपसे, छिपकली, पक्षी, चूहे होते हैं। अन्य प्रश्नगत कथन सांप के संदर्भ में सत्य हैं। तो बाकी सभी ये सारे क्वेश्चन सही हैं, जबकि ऑप्शन ए इज राइट आंसर है जो कि गलत है सांप के बारे में। अगला देखिए, गुजरात में सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः जो स्थितियां हैं फ्रेंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, क्योंकि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है। नेक्स्ट है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मानक संदर्भों में आकलन हमें बतलाता है एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है, खड़ी है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण है और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम्य निपुणता एवं मूल्यांकन करना है। और मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, क्योंकि मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक कम लंबा, ठीक है, अधिक कम लंबा, छोटा दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो फ्रेंड ये कौन सी अवधारणाएं हैं। महत्वपूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं या तुलना के लिए स्पष्ट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, सीधे अंग्रेजी भाषा में विश्लेषण है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिक कम लंबा, छोटा दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं फ्रेंड, ये महत्वपूर्ण प्री संख्या या प्री नंबर की अवधारणाएं हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गणितीय अधिगम सामग्री है। तो ये सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है या श्रोता अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है या कक्षा अधिगम में वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है। तो बी, सी डी, ए बी या फिर बी डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, बी डी होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि स्वतः अधिगम विद्यार्थियों के लिए मदद करता है, बिल्कुल भाई। और डी इसलिए होगा क्योंकि कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है, गणितीय अधिगम। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को
2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो कैलकुलेटर का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है, विभाजन विधि का उपयोग है, लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग है, या भिन्न डिस्क का उपयोग है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि भिन्न डिस्क का उपयोग है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये गणित का है, तो गणित वाला हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि गणित हमको बहुत अच्छे से नहीं आता है। आगे देखिए, ग्राम, वजन और सेंटीमीटर, ये तो रीजनिंग का है तो बता दे रहे हैं। आयतन, क्षेत्र, आवाज़ या फिर लंबाई। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। जैसे ग्राम का संबंध वजन से है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का वेट करते हैं तो ग्राम में करते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर का संबंध किससे है, तो हम लंबाई चौड़ाई के लिए करते हैं ना, इतना सेंटीमीटर चौड़ा, इतना लंबा, इतना गहरा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे मिलता जुलता हो। तेंदुआ, पैंथर, शेर या फिर लोमड़ी। तो तेंदुआ, ठीक है, मिलता जुलता हो, तो लोमड़ी को छोड़कर सभी मिलते जुलते हैं। ठीक है, चाहे तेंदुआ हो, चाहे पैंथर हो या फिर शेर, ये सब लगभग एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन लोमड़ी जो है ये बिल्ली की प्रजाति की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू अगेन।